जय साथियों, मैं विक्रांत शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, बात करें आज की क्लास के बारे में तो आज हम लेकर आए आपके यूट्यूब ट्रिपल एस पैट के लिए अर्जुन बैच की एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम कराएंगे आपको ब्रिटिश साम्राज्य की क्लास नंबर 3। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से ब्रिटिश शासकों ने भारत पर अपने क्रम के अनुसार शासन किया, एक के बाद एक आते रहे और लूटते रहे भारत को, है ना। ये बात सच है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी। अंग्रेजों ने इसको नोच नोच करके खाना शुरू किया और तब तक खाया जब तक ये समाप्त नहीं हो गया ना। लेकिन कुछ कहा जाता है कि पैसे, संपत्ति, धन, सोना, चांदी, इनसे भी ज़्यादा कीमती चीज मानी जाती है ज्ञान का भंडार, है ना, जो आज भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है। समझ में आ रही है बात? तो देखें जरा आगे की बात स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। लास्ट में मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले साम्राज्य के जो ब्रिटिश की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे स्टार्टिंग में जो आए थे मसालों के माध्यम से आए थे, व्यापार करने के माध्यम से इन्होंने एंट्री ली थी और एंट्री इन्होंने अपना गढ़ बनाया था, वो बनाया था हेडक्वार्टर बंगाल, क्योंकि दिल्ली में तो सल्तनत चल रही थी मुगलों की, वहां पर इनकी एंट्री तो बंद थी बिल्कुल। तो इन्होंने बंगाल के एरिया को अपना हड़पना स्टार्ट किया। तो बात स्टार्ट हो गई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, कर्जन, है ना, रीडिंग, इरविन, इनसे बात स्टार्ट हो गई थी हमारी। देखिए लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर स्टडी कर लिया था? लैंसडाउन मैंने आपको पढ़ा दिया था। रॉबर्ट लैंसडाउन आ गए थे, डूरंड लाइन इन्होंने खींच दी थी। इनके बाद की अगर हम बात करें तो एंट्री हो जाती है किनकी? कर्जन की। यहां से कर्जन की एंट्री हो जाती है और ये वही कर्जन है जिनके टाइम में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बात आप याद रखें, थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे। समझ में आ रही है बस। इनके कार्यकाल की बात करें तो याद रखना 1898 से 1905 ये कर्जन का कार्यकाल रहा है। अब बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो देखना यार, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा की गई थी, है ना। और लागू कब हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। चलिए आगे की बात करें। चलो जी, अब यहां पर इन्हीं के कार्यकाल में पुलिस विभाग का अध्यक्ष, है ना, जैसे डीएसपी वगैरह होता है आज के टाइम में, तो उस समय कौन बनाए गए थे? एंड्रयूज फ्रेजर। कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर थे, है ना। और याद रखना इन्हीं के समय में प्राचीन जो स्मारक थी, प्राचीन स्मारक के ऊपर जो कानून बनाया गया था, सुरक्षा कानून। क्लियर बात समझ में आ रही है? प्राचीन जो पुरानी जितनी भी इमारतें हैं, है ना, जो स्मारकें हैं, उनका जो सुरक्षा कानून बनाया गया था कर्जन ने। और कब बनाया था? 1904 में बनाया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया। और याद रखना दूसरा दिल्ली कानून जो लगा था, दरबार जो लगा था, दूसरा दिल्ली दरबार, वो इसी के कार्यकाल में लगा था और 1903 में लगा था। समझ में आ रही है? 1903 में क्या लगा था? लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। 1904 में प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, बस डेट याद रखनी और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। और इसी समय पुलिस विभाग के अध्यक्ष में बनाए गए थे कौन? एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल को बांट दो। देखो इन्होंने लोगों ने क्या किया, इनको बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि अब भारतीयों के ऊपर 1857 क्रांति के बाद शासन नहीं किया जा सकता। इस पर गोले, बारूद, बंदूकें, तमंचे सब कुछ चलाने आ गए। गलती से अगर हमारे तहखाने इनके हाथों में लग गए, हमारे हथियार इनके हाथों में पहुंच गए तो ये तो हमें जिंदा को ही जला देंगे। ये बात अंग्रेजी शासकों को समझ में आ गई थी 1857 की क्रांति के बाद।
इससे पहले वो लुलू पुंज समझते थे सभी को, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इन पर शासन ऐसे नहीं किया जाएगा जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। अब अगर हमको और शासन काल अपना बढ़ाना है तो हमको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि इनको जातियों में बांट दो। तू छोटा है, तू दलित है, तू बड़ा है ना, इस तरीके से इनको बांट दो। और उससे भी अलग जो बंटवारे की घोषणा की गई वो कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। याद रखना, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 20 जुलाई 1905 को की गई। लेकिन फिर भी जुलाई के बाद देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का यानी 90 दिन का समय लिया गया इसके विभाजन के लिए। समझ में आ रही है? अब 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया गया। और बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बांटना था हिंदू और मुस्लिमों में। और इन्होंने इतना जहर घोल दिया था लोगों के बीच में कि विभाजन हो या ना हो, लेकिन हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दिशाओं में बंटने शुरू हो गए थे। समझ में आ रही है बात? चले आगे की बात। तो इसका प्रभाव आज तक भी देखा जाता है, याद रखेंगे आप, है ना। चलो आगे की बात स्टार्ट कर लेते हैं भैया। याद रखना, दूसरा दिल्ली दरबार करजन के टाइम में लगा था, 1903 में लगा था। चलो जी, करजन से आगे लेकर के चलते हैं। अब आपको 1905 के बाद क्या हुआ भैया? अभी तो पूरे 50 साल पड़े हुए हैं ना। चलो इन 50 सालों में कौन कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भैया मिंटो सेकंड, 1905 से 1910। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब इन्होंने आते ही क्या किया? इनके कार्यकाल में भैया एक मुस्लिम लीग थी। इस मुस्लिम लीग का गठन कर लिया गया। और किसने किया था? याद रखना, सलीम उल्लाह खां और उलेमा खां। क्लियर है? इन्होंने मिलकर, उलेमा मसूल्ला हो गया, ठीक है, आगा खां, इन दोनों ने मिलकर क्या किया भैया? इस मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। किसके कार्यकाल में? मिंटो सेकंड के कार्यकाल में, ठीक है। और याद रखना, इसी कार्यकाल में भाई कांग्रेस बन चुकी थी और कांग्रेस की फूट बढ़ गई। कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक तो भैया नरम दल और एक गरम दल। आप समझ रहे हैं इन बातों को? यानी नरम दल में कौन कौन थे अगर हम बात करें? और याद रखना, ये फूट पड़ी थी 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। पहले अधिवेशन लगा करते थे कांग्रेस ने, इसमें अपनी बातों का प्रचार करते थे कि हम आजाद होने के लिए ये काम कर रहे हैं, हमसे जुड़ो, हमारी पार्टी से जुड़ो, तुम भी हमारे साथ ये काम करो अपने क्षेत्र के अंदर। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग काम गर्म तरीके से करते थे, होते हैं ना कुछ लोग, सीधा गिरबान पकड़ दिया, सीधा चाटा मार दिया। जिनमें जोश ज्यादा था उनको डाला गया गर्म दल के अंदर कि भैया तुम इसके अंदर काम करो। और कुछ थे गांधी टाइप, है ना, गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित, जो कहते थे भैया अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के तौर पर ही काम हो जाएगा, है ना। और एक भगत सिंह थे, समझ में आ रही है बात, एक उधम सिंह थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के घर में घुस के, जनरल डायर सामने खड़ा हुआ है, गोली डाल दी सीधा एकदम खलास। भगत सिंह असेंबली में पहुंच गए, बम फेंक दिया भैया। समझ रहे हैं? ये वो लोग थे जो अलग ही जोश में थे अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए इन अंग्रेजों से। समझ में आ रही है? तो आप जान सकते हैं ये लोग किस दल में होंगे। सीधी सी बात है, गरम दल में होंगे। क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। मिंटो सेकंड का कार्यकाल 1910 में समाप्त हो जाता है और अब आ जाते हैं हॉर्डिंग। कौन आ जाता है भैया? हॉर्डिंग आ जाता है 1910 में और 1916 तक इनका कार्यकाल रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है।
याद रखना इन्हीं के कार्यकाल में क्या लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार। 1911। और इन्हीं के कार्यकाल में याद रखना जब बंगाल विभाजन तय किया गया था, वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। हार्डिंग ने बहुत बढ़िया काम किया कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन करजन, ये जो करजन था, इससे पहले जो मैंने आपको कराया था ना, जिन्हें बंगाल विभाजन स्टार्ट किया, करजन ने लोगों के अंदर दिलों में, जैसे कहना ना खून में चले जाना, लोगों के खून में बात पहुंचा दी कि मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है, तुम दोनों एक नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया, चलो जी बंगाल को नहीं बांटा गया, लेकिन याद रखना, समझ में आ रही है बात? बंगाल विभाजन रद्द हो गया, लेकिन लोगों के अंदर क्या कर दिया, रोष पैदा कर दिया कि तुम मुस्लिम हो और तुम हिंदू हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यही रोष मैंने आपको बताया था अभी पॉलिटी की क्लास, पहली फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, पॉलिटी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि जब संविधान सभा हुई थी तो बहुत कम वोट मिली थी मुस्लिम लीग को, तो वहां पर भी मुस्लिम लोगों ने मान लिया था क्या कि हम इस सभा में फेल हो गए हैं और हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, हम संविधान सभा में एंट्री नहीं गई थी। अब उन लोगों को कौन समझाए कि भैया ये सरकार का निर्वाचन नहीं है, ये तो केवल एक असेंबली में बैठने का वो है, संचालन के लिए वोट की गई थी, इसमें हार जीत नहीं है, आप संविधान सभा में नहीं बैठोगे तब भी बात आपकी मानी जाएगी, ये सरकार का निर्वाचन नहीं था, है ना। चलो वही बात, वही बात यहां पर भी दिखाई दी। अब विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन रोग फिर भी अलग अलग बट गए और राजधानी किसको बना दिया गया, दिल्ली बना दिया गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब याद रखना दिल्ली जो बना था, जो घोषणा की थी वो 1911 में, लेकिन जो लागू हुआ वो 1912 में हुआ। लागू करने में और पारित करने में समय लगता है ना। हाँ, तो सोचेंगे एक साल का समय लग गया भैया, हाँ भैया पहले ऐसे ही होता था, बातें पहली बातें लिख करके कहाँ जाती थी, एलिजाबेथ के पास जाती थी, महारानी के पास, और वो वहां पर पत्र के ऊपर साइन करती थी, इसके बाद चीजें लागू होती थी। चलो आगे की बात करें। अब याद रखना इसी बीच में 1915 क्या हुआ था, 1915 में, और याद रखना गांधी जी भारत लौटे थे, गांधी जी भारत लौटे थे, और यहां पर याद रखना होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना यहीं पर हो गई थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और कब हुई थी ये? 1916 से 18 के बीच में। क्लियर बात समझ में आ रही है? और होल्डिंग के समय में क्या हुआ, जल्दी से देखें। और क्या किया गया भैया, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की गई। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो याद रखना, देखें जल्दी से यार, क्लियर बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद कौन आ जाते हैं भैया, देखो जी नेक्स्ट बात करें 1916 तक हम पहुंच गए हैं। चलो जी अभी, हाँ अभी बहुत सारे आएंगे इसमें, चिंता ना, कुछ एक साल के लिए, 2 साल के लिए भी है ना। इसके बाद एंट्री हो जाती है किनकी भैया, चेम्सफोर्ड की, और 1915 के बाद 1916 से 1921 तक के लिए, 1916 के बाद 1921 तक के लिए कौन आ जाते हैं, चेम्सफोर्ड आ जाते हैं, और यहां पर एंट्री हो जाती है किसकी, लखनऊ पैक्ट 1916 की यहां पर हो जाती है। ठीक है, और याद रखना इन्होंने लखनऊ पैक्ट का काम क्या था कि भैया नरंगल प्लस
गरम दल और जितने भी मुस्लिम लीग थे सबको एक साथ कर लिया, सबको क्या कर लिया, जोड़ दिया गया लखनऊ पैक्ट 1916 में। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। और याद रखना इसी बीच में एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है यहां पर, खिलाफत आंदोलन, नाम से ही पता लग रहा है खिलाफत। तो ये खिलाफत की गई हमारे खिलाफ सबको जोड़ करके, तो खिलाफत की गई यहां पर। और याद रखना 1919 से 24 के बीच में ये खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, याद रखना। और याद रखना कौन थे, शौकत अली। कौन थे भैया, खिलाफत आंदोलन के गुरु जो थे शौकत अली, और याद रखेंगे आप मोहम्मद अली। इनको अली बंधु भी कहा जाता था, याद रखेंगे दोनों को अली बंधु, अली भाई, है ना, दोनों के दोनों, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था 1924 तक। क्लियर बात समझ में आ रही है। और अब एक घटना आ जाती है क्या, 3 अप्रैल 1919 को, कुछ याद आ रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ में आ रही है बात से भी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 3 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कई बार अकेला गला खराब हो जाता है बेटा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और मुझको अकेला ही टोटल जीएस का सब कुछ कंप्लीट कराना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, कई बार गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो अपनी बात पर वापस आ जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट हो जाता है 13 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल है, 3 अप्रैल कहाँ से आ गई, 13 अप्रैल 1919 को ये कांड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भैया, ये हुआ था। और इस हत्याकांड में आप जानते हैं, समझ में आ रही है, हत्याकांड में क्या हुआ था, क्या हुआ था इस हत्याकांड में? अगर मैं बात करूं, देखो डॉक्टर सत्यपाल, क्लियर बात समझ में आ रही है? कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर सत्यपाल, और एक व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी की गई थी, और इनकी गिरफ्तारी में जनता ने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन कैसा किया था कि बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या में लोग इस बाग में आकर के बैठ गए थे और वे विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। समझ में आ रही है बात? और अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, है ना, और उन्होंने गोलियां चलवा दी पूरी की पूरी प्रजा के ऊपर। जितने भी लोग बैठे थे सबको निहत्थे थे सभी, और सभी को क्या कर दिया, मरवा दिया। इसी के बाद आ जाता है रोमेट एक्ट। उनने ये एक्ट अधिवेशन में आपको कराऊंगा, जब अलग से आपको एक कानून लिखाऊंगा तो उसमें सारे एक्ट निकल करके आएंगे, है ना। और इसी को क्या बोला गया, काला कानून। काला कानून क्यों? कोई वकील नहीं चलेगा, और कोई भी आपका क्या नहीं चलेगा, दलील नहीं चलेगा, है ना। और याद रखना, और क्या नहीं चलेगी, कोई अपील भी नहीं चलेगी। जिसको हमने सजा दे दी उसको सजाए मौत मिलनी ही मिलनी है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो उसके बाद आ जाता है क्या, स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने स्टार्ट किया था जनता असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है क्या, इसकी पूरी डेट की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 1920। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करूं तो ये क्या आ जाता है, याद रखना, ये बिहार में किया गया था। और नील की जो नील आप यूज करते हैं ना घरों में, नील की खेती के विरोध में,
ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1917 में। याद रखना, चंपारण सत्याग्रह नील खेती के विरोध में बिहार में 1917 में, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, और रोलेट एक्ट काला कानून 1919 में। ये डायलॉग जरूर याद रखेंगे। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। इसका कारण क्या था? डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और जनता प्रदर्शन कर रही थी और जनता पर गोलियां क्या की गई थी? गोलियां बरसाई गई थी। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो आगे की बात कर लेते हैं, इससे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। आगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इससे आगे की बात स्टार्ट कर लेते हैं। देखने में आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे आ जाते हैं रीडिंग, और आ जाते हैं रीडिंग 1921 से 26 तक के जी। सीधे बात समझ में आ रही है? 1921 चेम्स कोड था ना, 1916 से 21 तक, और 21 से 26 तक के लिए आ जाते हैं कौन? रीडिंग आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई? और याद रखना, आते ही इनका सिर पर एक बम फूट पड़ता है और इसको बोलते हैं चोरा चोरी कांड। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ में ऐसे आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया। अभी पढ़ेंगे गांधी युग तो संसार आप समझ में आएगा क्यों शुरू किया था और क्यों बंद किया था, ठीक है भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना, इसी बीच में कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू क्या कर लेते हैं? स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं और किनके साथ में मिलकर? चित्तरंजन दास। कब? 1923 में। इस बात को आप याद रखेंगे कि कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं 1923 में, ठीक है भैया। चलो जी, अब इसी के साथ में याद रखना 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। HRA की स्थापना हो जाती है, ठीक है। कब हो जाती है? 1924 में। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इसके संस्थापक कौन थे? किसने की थी ये? याद रखना, सचिंद्र सान्याल ने ये बात स्टार्ट की थी, HRA की स्थापना की थी। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं। और याद रखना, आगे हो जाता है काकोरी एक्शन। कांड नहीं बोलेंगे, कांड तो चोरी होता है, कांड थोड़ी किया था। हम अपनी भारत मां को आजाद कराने के लिए कोई काम करेंगे तो उसको कांड नहीं बोलेंगे, याद रखना। आज के वक्त कभी भी कांड नहीं बोलना है। किताबों में लिखा हुआ है, लिखने दो, कोई बात नहीं। छपा हुआ है, छपने दो, लेकिन हम कांड नहीं बोलेंगे उसको, है ना, ठीक है। कांड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे, है ना, या गतिविधि बोल सकते हैं इसको, काकोरी गतिविधि, अगर हिंदी आपको ज्यादा प्यारी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये काकोरी एक्शन। समझ में आ गई है बात? ठीक है। क्या किया गया था इसमें? याद रखना, 8 डाउन ट्रेन से क्या उतारा गया था? सामान उतार लिया गया था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सामान कह रहे हैं, लेकिन था तो वो हमारे भैया, लूट के तो हमारे पास से ही गया था। समझ में आ रही है बात? तो हम तो अपना सामान उतार रहे थे, है ना। और इसमें भगत सिंह वगैरह सभी इसी HRA से रिलेट करते थे। जितने भी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु,
है ना, सभी काम को रिलेट करते थे, इस एचआरए से रिलेट करते थे। ये उन्हीं की पार्टी थी, भगत सिंह की पार्टी 1924 में स्थापना की गई, सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? चलो जी अब आगे की बात कर लेते हैं। इससे आगे कौन आ जाते हैं? देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग के बाद की अगर हम बात करें, रीडिंग के बाद एंट्री हो जाती है किसकी भैया? इरविन की। किसकी एंट्री हो जाती है? इरविन की। और इनका कार्यकाल क्या बन जाता है? 1926 से 1931 इनका कार्यकाल बन जाता है। क्लियर है? क्या क्या इन्होंने काम किया सुनेंगे जरा। 1930 में कौन आया था? याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कराया था, गांधी जी ने कराया था। और कब तक ये चला था? इसको भी नोट कर लेंगे, 34 तक ये चला था। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखेंगे 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और ये साइमन कमीशन क्या आया था? समझ आ रही है बात? साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। कितने आदमी थे इसमें? 7 अंग्रेज थे अगर हम बात करें। ये भारत आया था, और ये भारत इसलिए आया था कि कार्यकाल कैसे कैसा अंग्रेज काम कर रहे हैं, लोग खुश है या नहीं, उनको देखने के लिए आया था। समझ में आ रही है बात? जांच करने के लिए आया था। और याद रखना किसकी जांच करने के लिए आया था? रॉलेट एक्ट की, 1919 के एक्ट की जांच के लिए आया था। जांच के लिए भारत आया था। क्लियर बात समझ में आ गई? और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है भैया। और ये याद रखना, ये कब आए थे? 3 फरवरी 1928 में सूरत आए थे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, और यहां पर याद रखना एक बात और हुई थी, क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया था। क्लियर बात समझ में? गोलमेज थी, एक बहुत बड़ी गोलमेज होती थी जिसके चारों तरफ कुर्सियां होती थी, लोगों को बिठाकर वहां पर बातचीत की जाती थी। इतना इसको नोट करेंगे आप, ठीक। चलिए 1931 तक हम आ गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं भारत की आजादी की ओर, और फिर हम अपने संविधान की बात करेंगे। देखिए जरा आगे आ जाते हैं वेलिंगटन। कौन आ जाते हैं भैया? वेलिंगटन 1931 से 36 तक आ जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इन्होंने क्या किया गया था? याद रखना 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और अगले ही वर्ष 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी कराया गया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, और याद रखना 1935 में क्या हो गया था? ये ब्रिटेन से आया था, भारत शासन अधिनियम। मैंने बताया था पॉलिटी की क्लास में कि हमारा संविधान बनने से पहले जितने भी नियम आते थे सब कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। तो ये भी कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। क्लियर बात समझ में आ गई? और याद रखना 1932 में एक बात रह गई बीच में, पूना पैक्ट। ये किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहेब स्कूल के पूरा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, ठीक है, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो जी, इसके बाद आ जाते हैं कौन? अब आ जाते हैं कौन? लिन थियांगो। कौन आ जाते हैं?
निम्नलिखित आ जाते हैं और इनका टाइम क्या हो जाता है, याद रखना 1936 से 43। ये कार्यकाल किसका हो जाता है, निम्नलिखितों का हो जाता है 1936 से 43। इन्होंने क्या क्या किया, अब 1942 में आते क्या हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। और 1942 में क्या आ जाता है भैया, भारत, याद रखना क्रिप्स मिशन आ जाता है। कौन आ जाता है, क्रिप्स मिशन। क्लियर बात समझ में आ रही है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी, अब आ जाते हैं कौन, वेवला। अगले शासक कौन आ जाते हैं 43 के बाद, कौन आ जाते हैं, वेवेल। वेवेल आ जाते हैं, वेवेल। 1943 में आ जाते हैं वेवेल और कब तक रहेंगे, 47 तक रहेंगे। और इसी बीच में याद रखना 1946 में क्या हो जाता है, शिमला समझौता भी यहां पर हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी आगे की बात कर लेते हैं और लास्ट में आ जाते हैं कौन, माउंटबेटन। क्लियर बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताएं यार भैया, क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कौन आ जाते हैं, जल्दी से ध्यान देंगे आप, माउंटबेटन आ जाते हैं सबसे आखिर में। तो माउंटबेटन अगर आ जाते हैं तो याद रखना इनके कार्यकाल में क्या हो जाएगा, बस 47 के बाद से तो क्या हो जाती है, आग चारों ओर फैल हुई है ना। और ऐसा नहीं अंग्रेजों को हमने गोलियां बजानी स्टार्ट कर दी थी और अंग्रेज भागते जा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही है। अंग्रेजों ने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, बल्कि उन्होंने हमको यह बताया कि हमारे जाने के बाद कैसे आप शासन करेंगे, कैसे अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने एक समय दिया हमको कि आप इतना समय ले लीजिए। और उसके लिए कैबिनेट मिशन भी भेजा गया था जिसमें 3 अंग्रेजी शासक बनाए गए थे। मैंने आपको पॉलिटिकल क्लास में पढ़ा दिए थे, वहां से आप इस चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसमें बताया गया था कि आपको अपने देश में शासन कैसे करना है। तो उन्होंने बताया भैया एक काम करो, सबसे पहले तो आपके देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी देसी रियासतें हैं या जितना भी ब्रिटिश भारत, मैंने बताया था आपको कि जो पूरा इंडिया है ना, बंगाल की साइड का जो इलाका है वो ब्रिटिश में आता था, वो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। क्योंकि ना ज्यादा राजा महाराजा बचे नहीं थे, सब जितने भी थे वायसराय थे। बात करें साउथ के एरिया की, यानी नर्मदा से नीचे नीचे, ऐसा समझ लें आप। नर्मदा से, जो नर्मदा नदी बह रही है ना, उस नर्मदा से नीचे नीचे का महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण तट, मालाबार तट, ठीक है, ये केरल, तमिलनाडु, ये जितना भी एरिया है साउथ का, याद रखना वो उसमें क्या था, उसमें देसी रियासतें अभी भी थी। अंग्रेजी शासकों का ज्यादा भड़कों वहां पर नहीं था। और देसी रियासतें आप जानते हैं, देसी रियासतें का मतलब क्या है, ये हमारा एरिया है, इस पर कंट्रोल हमारा रहेगा। मुन्ना भैया ये हमारा एरिया है, इस पर कंट्रोल हमारा रहेगा। जैसा मिर्जापुर मान लिया, नर्मदा से नीचे के जितने भी इलाके थे वो सारे के सारे इलाके कैसे थे, आप ऐसा मान के चलें कि वो क्या थे, एक मिर्जापुर टाइप के इलाके थे, अलग अलग। किसी राज्य का किसी क्षेत्र पर कंट्रोल, जितना भी व्यापार होगा, जितनी भी खेती होगी, जितनी भी उपज होगी, वो सब उसके हाथ में आएगी। और अगर कांग्रेस के लोग या मुस्लिम लीग समाज के लोग वहां जाके कह देते कि भैया एक काम करो, अब से राजा को आप ही दोगे लेकिन कानून हमारा चलेगा, नहीं समझे बात, कैसा हो सकता है। आप अगर अपने घर में जा रहे हैं और कोई बाहर से आके कह दे तो भैया इस घर में रहोगे तो आप ही, खाओगे सोओगे आप ही, लेकिन कानून हमारा चलेगा, खाना जब आप लेंगे तो हम सब कुछ करके लेंगे, ऐसा चलता नहीं चलता भैया, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बोलेंगे क्यों भाई, घर हमारा है तो हम आपसे क्यों पूछे। बिल्कुल यही हुआ देसी रियासतों के साथ।
लेकिन आप ऐसा समझे कि एक ऐसा कानून बनाना था भारत को, इसके माउंटबेटन के बाद, आजाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो आई, एक ऐसा कानून बनाना था जिसे 100 करोड़ जनता मान ले। अब आप समझ सकते हैं, अब मैं क्लास ले रहा हूं, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बेकार लगेगी, किसी को बहुत बढ़िया लगेगी, किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, किसी को इजी लगेगा कि मैंने पढ़ रखा है। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा बेटा, उसको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ ये चीजें घटनाएं हुई थी उस समय, वो अपनी अच्छे से कॉपी नोट कर रहा होगा, है ना। तो एक साथ आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब देखो उस समय के लोगों में क्या मानसिकता, क्या गजब का कौशल, क्या गजब की महत्वाकांक्षा, क्या गजब की बुद्धिमत्ता रही होगी कि उन्होंने ऐसे संविधान को लिखा, ऐसे अनुच्छेद और अनुसूचियों को लिखा जिसे हर कोई मान लिया। देशी रियासत भी धीरे धीरे मानने लग गई। शुरू में समझौता में नहीं आया, संविधान सभा में नहीं आया निर्वाचन के बाद भी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि भैया ऊपर एक कंट्रोल देना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम करेंगे, लेकिन हमसे ऊपर भी एक कंट्रोल हमको देना पड़ेगा। और उसी कंट्रोल के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ, समितियां बनी, निर्वाचन हुए, जिनको पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है ना बच्चा। थोड़े से मेन टॉपिक हम हमारे हो चुके हैं, अब इससे आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य अपना एंड हो जाता है, ठीक है। बीच में एक साम्राज्य और रह गया था, सूरी साम्राज्य, शेरशाह सूरी, जिन्होंने मात्र 15 साल ही शासन किया था, ठीक है। उसको भी हम आगे देखेंगे और आगे की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद करेंगे हम 1857 के स्वाधीनता संग्राम, 1857 की गजब की क्रांति, जिसका प्रमुख आगाज हुआ था मेरठ में, मंगल पांडे, झांसी की रानी, है ना। मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मिलेंगे अगली क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। लगे रहिए, जितना भी करा दिया है चीजों को तैयार करते रहिए। प्रैक्टिस सेशन शाम को 5 बजे आना ना भूलें। डेली 1 बजे करंट अफेयर का कंप्लीट आपको मिल जाता है, वहां से 10 या 15 लाइनें डायलॉग लिखे जाते हैं डेली के, जो आपको याद कर लेने हैं। क्लियर बात समझ आ रही है भैया। चलो इससे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और देखेंगे क्या क्या हमारा स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट बात करेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।